मुलाकातें कोई जादू होने को है तेरी मेरी हुई आंखों आंखों में जो बातें मिली है जो अब ये मुलाकातें कोई जादू होने को है। हेलो अनिल जी, हाय रुचिरा, कैसे हैं आप सभी लोग। और इस गाने के बाद आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आज है चटपट फ्राइडे, जहां हमारे साथ होने वाले हैं रमेश जी, जो कि एक बहुत ही बढ़िया ऑथर हैं, एक स्क्रिप्ट राइटर हैं एंड ऑफ कोर्स आज हमारे चटपट फ्राइडे के खास गेस्ट हैं। हेलो प्रीति जी, हाय आदर्श, हेलो अनन्या, कैसे हैं आप सभी लोग। हाय रोहित, हाउ आर यू। हेलो रवि, क्या हाल चाल है आपके। हेलो शिवम जी, आज की क्या अपडेट है, जरूर बताइए। हाय अनन्या, हाउ आर यू। हेलो रितिका, हाय मृदुल, क्या हाल चाल है आपके। हाय अविनाश जी, कैसे हैं आप सभी लोग। हाय पूजा, हाउ आर यू। हाय सोहेब, हाउ आर यू। एक बार भर ले। हाय पंकज जी, हाय एफिशिएंडो जी, हाय अर्पित, हाय राधिका, क्या बात है, आप सभी का ढेर सारा वेलकम है। दिस इज फर्स्ट इंस्टाग्राम लाइव रेडियो शो सान्या के रेडियो। और इस गाने के बाद आज के शो की हम शुरुआत करने वाले हैं। आई एम गुड एफिशिएंडो जी, आप कैसे हैं, आपके क्या हाल चाल है। मैं एकदम धमाकेदार और बढ़िया। हेलो द योशी साहू जी, यस अभी हम पढ़ने वाले हैं शिवम के द्वारा दी गई रोज अपडेट जो वो देते हैं, बहुत ही बढ़िया सी अपडेट देते हैं। एंड दिस इज अ गाना शोइंग दैट अभी वीकेंड आने वाला है, कल से आ चुका है, तो स्वागत हम यहाँ कर रहे हैं। बैंग बैंग, अ वेरी नाइस सॉन्ग फ्रॉम द मूवी ऑफ कोर्स। ऋतिक रोशन, कैटरीना कैफ, आग लगाती हुई, बेनी दयाल, विशाल शेखर का म्यूजिक, शिल्पा राव अमेजिंग एंड नीति मोहन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गाने को गाया। लिरिसिस्ट हैं विशाल ददलानी। और जो मूवी थी ये काफी हिट हुई थी उस टाइम जब आई थी। बैंग बैंग इस मूवी का नाम है। अभी 11 बज चुका है और आपने ट्यून इन किया है दी फर्स्ट इंस्टाग्राम लाइव रेडियो शो सान्या का रेडियो। मैं हूँ सान्या आपके साथ और आज है छोटा मोटा फ्राइडे। और दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे यारों, हर फ्राइडे को हम आपको मिलवाते हैं अमेजिंग पर्सनालिटीज से, अमेजिंग लोगों से। और आज पहली बार सान्या के रेडियो पे हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर, एक ऑथर से। उन्होंने हाल ही में एक बुक लिखी है और वो बुक्स जो है वो लिखते रहते हैं। इसी के साथ एक बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव रखते हैं चीज़ों को लेके, बुक्स को लेके ऑफ कोर्स। और आज आप सभी लोग से मैं भी जानना चाहूँगी कि आपका क्या ख्याल है बुक्स के बारे में। और आज इसी के साथ इस शो में एक बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट भी चलने वाला है, जो रमेश जी खुद हमारे साथ लेके आए हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी इस इंटरव्यू को अच्छे से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा और कुछ सवालों के जवाब उनके देगा, उनको जो बुक है वो फ्री में देने वाले हैं, यहाँ से गिफ्ट करने वाले हैं फ्रॉम सान्या का रेडियो। तो यस, रमेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो रमेश जी, जब आप तैयार हो, रेडी हो, प्लीज एक हाई भेज दीजिए ताकि हम आज आपको शो पे ले और आपसे ढेर सारी बातें करें। और अभी हम पढ़ लेते हैं शिवम की अपडेट। और शिवम हमें रोज आगे अपडेट देते हैं, जो लिख रहे हैं कि सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी। अब तक का हाईएस्ट रिजल्ट जो है वो 99.37% है। स्टूडेंट हुए पास, लड़कियों ने फिर मारी बाजी, लड़कों की तुलना में 0.54% अधिक पास। भोपाल में डीपीएस की आर्ट्स की टॉपर छात्रा इशिका कनोत्रा के 99 समथिंग कुछ मार्क्स हैं। आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है। और रिजल्ट आ चुका है, तो जितने भी 12th के लोग हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है, अब तो एमपी बोर्ड का भी आ चुका है, सीबीएसई का भी आ चुका है। ढेर सारी बधाइयाँ गाइज एंड ढेर सारा प्यार। और कई सारे लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं कि बिना पढ़े एग्जाम दे दिए, मार्क्स आ गए, ये वो, बट इट्स ओके। एग्जाम हो चुका है, 12 पास हो चुकी है, अब तुम लोग कॉलेज में आ चुके हैं, उसकी ढेर सारी बधाइयाँ।
ओके, सो पलक लिख रही है आई लव रीडिंग एंड माय फेवरेट बुक इज बाय एपीजे अब्दुल कलाम सर। ओके, दैट्स ग्रेट। तो चलिए आज बात करते हैं ऑथर रमेश जी से, जो कि एक स्क्रिप्ट राइटर भी है और मैं और चीज़ बताने वाले हैं ढेर सारी। तो हमने रिक्वेस्ट सेंड कर दी है उनको और आज हमसे बातें करने वाले हैं आज के हमारे चटपट फ्राइडे के खास गेस्ट रमेश जी। हेलो रमेश जी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। दैट्स ग्रेट, और हमें भी आपकी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है। पहले आप हमारे सारे लिसनर्स को हेलो बोल दीजिए ताकि ये क्लियर हो जाए कि आपकी और मेरी आवाज़ें सभी लोगों को क्लियरली आ रही है नहीं। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वाह। और गाइज अगर आपको आवाज़ आ रही है क्लियरली तो प्लीज़ एक थम्स अप हमें यहाँ भेज दीजिए ताकि हम आज के शो की शुरुआत करें रमेश जी के साथ। एंड रमेश जी देखिए, मैंने कहा ही था कि बुक्स जो है उसको काफ़ी लोग नहीं पढ़ते और बहुत सारे लोग हमारे शो पे पढ़ते हैं। और पलक ने लिखा है कि उनकी फेवरेट बुक है एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में। तो सर सबसे पहले तो आपका ढेर सारा वेलकम है ऑन सान्या का रेडियो। थैंक यू सो मच अना जी। और एक और चीज बता दें कि रमेश जी और हमने जब आज बात की और जब डिस्कशन किया तो रमेश जी ने एक चीज कही थी कि सी बुक के बारे में हम बात करेंगे, उनकी जो खुद की बुक है एंड ऑफ कोर्स वो एक ऑथर है, स्क्रिप्ट राइटर है, उस बारे में हम सारे पहलू में बात करेंगे। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू होगा वो ये होगा कि कितने लोग कितने दिन में कितनी बार बुक पढ़ते हैं और उससे कुछ इंस्पिरेशन लेते हैं, और क्या बुक को रिप्लेस कर दिया गया है सोशल मीडिया और फोन में, राइट? ये हमारा एक यहाँ बातचीत करने का इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है, राइट रमेश जी? बिल्कुल, बिल्कुल करेक्ट। राइट, दैट्स ग्रेट। तो रमेश जी, बिफोर स्टार्टिंग एंड बिफोर हम बहुत सारे डिस्कशन में जाएं, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप कैसे एक ऑथर बने, हाउ इज व्हाट इज योर जर्नी बेसिकली? जी एक्चुअली मैं बिलीव करता हूँ कि सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है ना। अगर आपको ऊपर वाले ने नीचे भेजा है जमीन पे धरती पे, तो आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी डाल के भेजा है, राइट, जो आपको पहचाननी है। हम बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पूरी अपनी लाइफ जी लेते हैं और वो डेथ बेड पे होते हैं या राइट। डेथ भी हो जाती है, बट वो जान नहीं पाते कि उनके अंदर ऐसा क्या था, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एक पर्सन है जिनको पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है, बट वो कभी ये चीज कर नहीं पाए क्योंकि उनको लगता था यार इसमें क्या कैरियर, या पेरेंट्स क्या बोलेंगे या फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, राइट। तो उनके अंदर वो क्वालिटी है, वो जानते हैं, वो जानते हुए भी उस चीज को लेके नहीं गए, अंजाम तक नहीं पहुंचाया। तो हम्म। ये चीज राइट। सबसे पहले आपको जानना बहुत जरूरी है। वो तभी होगा जब आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अपने आप से क्वेश्चन करेंगे कि आपको क्या पसंद है। पहला क्वेश्चन यही है। उसके बाद जब आपको समझ में आ जाए कि मुझे ये चीज अच्छी लगती है, तो उसके बाद आपको उसको टाइम देना होगा। कोई भी चीज को ना, हम जैसे पौधे को पानी देते हैं तो उसको पेड़ बनने में बहुत समय लगता है ना, बहुत सारे साल लग जाते बिल्कुल। हैं। तो कोई भी ओवरनाइट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन मुझे ख्याल आया कि मुझे राइटर बनना है और मैं बन गया राइटर, ऐसा नहीं है। ये चीज हमेशा से थी, बट ये था कि मैं क्योंकि एक फुल टाइम जॉब करता हूँ, मैं एक बैंकर हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिलता था। बट भगवान की कृपा हुई और मुझे ऐसी जगह पोस्टिंग हुई जहां मैं टाइम दे पाया, और और मैं अपने ये टैलेंट को पहचान पाया कि हाँ ये चीज मैं कर सकता हूँ। आई हैव अ नैक ऑफ स्टोरी टेलिंग, मैं स्टोरी टेलिंग कर सकता हूँ बुक के थ्रू, राइट। तो तब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। एकेडमिक बुक पहले आई एक अकाउंटेंसी को लेके। देन मैंने मुझे ऐसा लगा कि अकाउंटेंसी जो है मतलब एकेडमिक बुक है, और एकेडमिक तो मतलब मुझे वो मजा नहीं आया, क्रिएटिविटी थोड़ा सा कम था, है ना। राइट। हाँ। तो मैं फिक्शन में गया कि एक स्टोरी क्रिएट करें जो प्रॉपर नॉवल होती है ना, वो करा क्रिएट। और उसके बाद हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, ये बुक आई। राइट। ओके, तो यानी कि कहते हैं ना कि आपको इंटरेस्ट था, ऑफ कोर्स, तो आप ऑफ कोर्स बोलते हैं ना कि आपने बुक्स ऑफ कोर्स पढ़ी होंगी, आप ढेर सारी बुक्स पढ़ते होंगे। तो कौन से ऑथर है जिनको आप पढ़ना पसंद करते हैं रमेश जी? बेसिकली मैं मेरा मेरी जो पसंद है ना, मैं रियलिस्टिक बुक बहुत पसंद करता हूँ। मुझे ज्यादा साइंस फिक्शन या कह लो आपके ऐसी बातें जो रियल लाइफ से कहीं दूर दूर तक जिनका कोई वो नहीं हो, रिलेशन नहीं हो, मुझे वैसी बुक्स पसंद नहीं है पर्सनली। बट स्टिल क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है, तो मैं कुछ भी रीडिंग जरूर करता हूँ एक दिन में, मतलब डेली। मैंने एक हैबिट बनाई हुई है कि भले मुझे टाइम ना भी मिले, तो आई ट्राई टू गेट अप अर्ली, जल्दी उठने की कोशिश करता हूँ। आई गेट अप एट 5:30 6 o'clock। और फिर जब मैं मुंबई में हूँ, अभी मुंबई में जॉब कर रहा हूँ, तो आपको पता है ट्रैवलिंग टाइम मुंबई में होता है एक जगह से दूसरा जगह जाने राइट। के लिए। राइट। तो वो टाइम मैं यूटिलाइज करता हूँ कि रीडिंग करके, किंडल ले लिया है, किंडल डिवाइस है तो उस पर रीड करता हूँ, या बुक लेके जाता हूँ। तो यू नो
वैसे तो मुझे सब बुक्स ही पसंद है, बट पर्सनली मुझे ऐसी बुक्स अच्छी लगती है जिनका नो रियल लाइफ से कुछ इंस्पिरेशन आपको मिल ताल्लुक पाए है। किसी हाँ। की। या राइट राइट, दैट्स ग्रेट। एंड आई थिंक ये काफी अच्छी बात है। और रमेश जी, लाइक एक अगर मैं अपनी खुद की ही बात करूँ तो एक जमाना ऐसा था कि जब हम स्कूल में ऑफ कोर्स बुक्स पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर हमें जब हम थोड़े से बड़े होते हैं तो हमारा कहीं डगमगा जाता है कि अच्छा बुक पढ़ना है, और उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जब हम बुक्स पढ़ने लगते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये अभी जो जनरेशन है या अभी जो जनरेशन चल रही है इसमें काफी सारे लोग हैं जो बुक्स की तरफ फिर से इंक्लिनेशन उन लोगों का आ रहा है धीरे धीरे वापस? एक्चुअली कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि आजकल की जो जनरेशन है, क्योंकि इनको इतना ज्यादा एक्सेस है सोशल मीडिया का या फिर इंटरनेट का, जो कि हमारे टाइम पे जब हम लोग कॉलेज या स्कूल में थे नो नहीं था। हम्म। तो जिसकी हम्म। वजह से वो लोग ना मतलब थोड़ा सा भटक से गए हैं। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि सब लोग ऐसे हैं, बट मेजोरिटी लोग ऐसे ही राइट। हैं, क्योंकि उनका पूरा टाइम सोशल मीडिया हम्म। या फिर हम्म। टिकटॉक का वीडियो बनाने में या फिर पबजी हम्म। गेम खेलने में निकल जाता है, कि वो हम्म। टाइम नहीं निकाल पाते अपनी हॉबी के लिए या फिर रीडिंग के लिए स्पेशली। और हम्म। लिटरेचर लिटरेचर एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत कुछ सिखाती है। अगर आप यंग एज से ही उसको एक हैबिट बना लेंगे रीडिंग की ना, तो आपको ये बहुत बेनिफिट देने वाली है। बट ये चीज समझने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है आजकल, क्योंकि हम अगर आप देखेंगे एक रिसर्च हुआ है जिसके हिसाब से ना एक जो एज ग्रुप है, आप मान लीजिए 13 से लेके 21-22 साल के लोग, ये लोग अपने ऑन एन एवरेज 6 से 7 घंटे दिन में मोबाइल के ऊपर बिताते हैं, है ना। हम्म। मुझे तो याद है कि मैं तो जब फाइनल ईयर में आया कॉलेज में तब मुझे मोबाइल मिला, वो भी नोकिया 1100 आता था ना पहले, जिसमें वो हाँ हाँ स्नेक हाँ, वाला राइट। गेम हाँ आता था, है ना। हाँ तो वो हाँ। मिला था। तो आजकल हम्म। क्या है, आजकल तो छोटे कॉलेज में ही आईफोन 12 और ये सब चीजें मिल रही हैं, इतना एक्सेस है सारी हम्म। चीजों को। तो ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शन है आपके स्टडीज के, उससे भी डिस्ट्रैक्शन है। एंड हम्म। जब स्टडीज ही नहीं कर पा रहे हैं आप अच्छे से, तो बाकी रीडिंग तो आप भूल ही जाइए ना फिर। बिल्कुल। राइट राइट। और कहीं ना कहीं मतलब ऑफ कोर्स फोन ने तो काफी ज्यादा इम्पैक्ट किया ही है, बट जैसे अभी फोन में भी बुक्स आ गई है, राइट? मतलब फोन में भी जी। जैसे किंडल है, ढेर सारी चीजें हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब एक बुक हमारे हाथ में होती है और जब हम उसे बुक को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर से भी एक फील आता है ना, वी आर रीडिंग पर्टिकुलरली अ बुक। एक आप बुक पढ़ रहे हैं, उसमें जो सारी चीजें लिखी हुई हैं वो आप पढ़ रहे हैं, और आप ऑथर से कभी कभार रिलेट कर पाते हैं, राइट? रमेश जी, हम्म। आपका उस बारे में क्या कहना है? देखिए क्या होता है कि एज ए राइटर ना, हम लोग जब कोई भी स्टोरी या फिर बुक या फिर कुछ भी लिखते हैं ना, तो हमारा सबसे हम्म। पहला चीज यही होता है मोटिव, कि हम रीडर से हम्म। कनेक्ट कर पाए, है ना। हम हम्म। कोई ऐसी चीज लिखें जब वो पढ़े ना, हम्म। तो उनको लगे कि यार हाँ ये चीज तो मतलब मुझे पता है, मतलब ये उनको अपनी रिलेटेबल स्टोरी लगे, उनको अपनी स्टोरी हम्म। लगे, तभी उसमें हम्म। इंटरेस्ट हम्म। आएगा। तो हम्म। स्पेशली मैं क्या करता हूँ जब मैं कुछ भी लिखता हूँ ना, मेरे 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 साथ एक मेरी ऑथर भी हैं जिन्होंने मेरे साथ बुक लिखा, उनका बहुत हम्म। ज्यादा थैंकफुल हूँ, है ना। तो हम्म। हमको लोग क्या करते हैं ना कि हम ये चीज स्पेशली ध्यान रखते हैं और हम लैंग्वेज बहुत ही इजी रखते हैं। ऑब्वियसली हम्म। वोकैब रहती है ऐसी जो कि हमें यूज करनी हम्म। पड़ती है, बट हम कोशिश करते हैं कि हम लैंग्वेज बहुत इजी रखें, ताकि जो जो बुक नहीं भी पढ़ते ना, जिनको रीडिंग पसंद नहीं है, वो भी पढ़ने लगे, हम्म। क्योंकि हम्म। स्टोरी बहुत अच्छी है उनको हम्म। स्टोरी। और आप अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेट की बात अगर मैं बात करूं, अगर आप वो हम्म। बुक देखेंगे, तो मैं ये चैलेंज हम्म। कर सकता हूं कि कोई भी आदमी अगर एक बार वो बुक उठाएगा और पढ़ना स्टार्ट करेगा तो बीच में छोड़ेगा नहीं। हम्म। हम्म। बहुत बड़ी बुक नहीं है, राइट। 136 पेजेस की बुक है, बट वो अगर एक बार हम्म। उठाएगा तो ऐसे रिलेटेबल है ना स्टोरी, मतलब सस्पेंस जैसे होता है ना, एक चैप्टर हम्म। एंड हो रहा है एक सस्पेंस पे, तो आपको लगेगा यार अब क्या हम्म। होने वाला है, अब क्या होने वाला है, तो आप रखेंगे ही नहीं बुक, आप राइट। अगले चैप्टर पे जाएंगे। तो हम कोशिश हम्म। करते हैं कि ये सब चीजें रखने के लिए बुक में। राइट। सो टॉकिंग अबाउट योर बुक, ओके, तो मैं सभी लोगों को बता दूं कि रमेश जी ने एक बहुत ही अमेजिंग सी बुक रखी है जिसे मुझे भी पढ़ना है, बहुत जल्द मेरे पास उसकी कॉपी आने वाली है। और रमेश जी, उस बुक के बारे में हमें पर्टिकुलरली बताइए, और जो आपकी को ऑथर है क्या वो यहाँ मौजूद है? अगर आप उनका एक बार नाम लेते हैं, अगर वो यहाँ होंगी तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर वो यहाँ हो तो। और बाकी आप प्लीज अपनी बुक के बारे में बताइए, उसका नाम ऑफ कोर्स, और कैसे उस बुक को, ऐसा होता है ना कई बार रमेश जी के, हम सभी लोगों की जिंदगी एक कहानी जैसी होती है, हम सभी लोग जी। कुछ ना कुछ करते रहते हैं और सोचते हैं कि हम इसको लिखेंगे, बट
एक ख्याल ऐसा रहता है, क्योंकि हम वैसे पर्टिकुलरली नहीं लिख सकते जैसे आप लोग हर एक इंसिडेंट को, हर एक चीज को पिरो के और सामने वाले की ख्वाहिश के हिसाब से लिखते हैं कि हाँ अगर वो पढ़ेगा तो उसको फील होना चाहिए कि ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ है। सो हाउ डिड यू गेट एन इंस्पिरेशन, या पर्टिकुलरली कैसे आपको लगा कि हाँ यार ये जो बुक है इसे लिखना चाहिए? एक्चुअली क्या हुआ, मैं पर्सनली बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, राइट। तो मैं जो है लॉर्ड शिवा का बहुत बड़ा भक्त कह लीजिए। ओके। तो उनका मुझे ना, मैंने शिव पुराण पढ़ा हुआ है, राइट। तो मुझे ओके। बहुत सारी चीजें उनकी जो है, उनमें जो क्वालिटीज हैं या जो हमें अपनी लाइफ में उतारनी चाहिए, वो मुझे लगता था कि मैं उसके ऊपर कुछ बात करूं, उसके ऊपर कुछ लिखूं। तो उनकी उनका मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कहीं पे, तो उसमें उनके कुछ 10 क्वालिटीज थी कि 10 क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड शिवा, दैट इफ यू अप्लाई दीज क्वालिटीज इन योर लाइफ विल चेंज। बट ओके। क्योंकि हम लोग राइटर्स की हमेशा से ये आदत होती है कि हम इंस्पिरेशन लेते हैं दूसरों की राइटिंग से, कि यार मतलब पहले राइटर ने क्या लिखा है, लाइक अभी जैसे मूवीज की बात करें तो जावेद अख्तर साहब है, तो वो सॉन्ग्स लिखते हैं या मूवी की स्क्रिप्ट लिखते हैं। सलीम जावेद जैसे पहले बहुत पुरानी जोड़ी रही है ना। तो उसमें उन लोग से हम इंस्पिरेशन लेते हैं। देखिए, इंस्पिरेशन लेना और कॉपी करने में बहुत अंतर है। आजकल तो बहुत सारे डिवाइस हैं जो कॉपी पकड़ लेंगे अगर आप कॉपी करेंगे तो मैंने उस राइट। आर्टिकल से ये इंस्पिरेशन लिया कि ये 10 जो लाइफ चेंजिंग क्वालिटीज हैं, इनको कैसे मैं स्टोरी के रूप में लेके आऊं, ताकि मैं वो क्वालिटीज भी बता पाऊं कि ये आप क्वालिटीज अपने आप अंदर ले आइए, और एक स्टोरी भी बता दूं, राइट। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन है, ये मुझे यही आइडिया लेके बनाना स्टार्ट की मैंने। और ये एक बात करती है एक पर्सन के बारे में जो ऑर्डिनरी पर्सन है, बट उसका फेट ऑर्डिनरी नहीं है, मतलब उसकी किस्मत ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जब भी वो प्रॉब्लम में फंसता है तो हम हमारे साथ, सबके साथ ऐसा होता है, जब भी कोई मुश्किल आती है लाइफ में, कोई हमारा जो बहुत ही क्लोज इंसान होता है वो हमें छोड़ के चला जाता है, या हमें कोई फाइनेंशियली दिक्कत है या कोई बीमारी है, वॉट एवर द प्रॉब्लम में बी, राइट। तो हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तो इट्स अ स्टोरी ऑफ करेज कि कैसे आपको हिम्मत नहीं हार रही है, अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, राइट। अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखते हैं तो आपको यूनिवर्स भी सपोर्ट करता है। वो एक मूवी का डायलॉग है ना शाहरुख खान का, कि अगर आप किसी चीज को दिल से चाहें तो पूरी कायनात, वैसा वाला उसको डायलॉग काइंड, मिलवाने कौन में। सी, हाँ, हाँ हाँ हाँ। एग्जैक्टली हाँ, ओम तो शांति वही ओम, है, हाँ जी, हाँ। वही ओम शांति ओम, हाँ, वही है। तो ये भी उसी के ऊपर है कि अगर आप किसी चीज को बहुत डिटरमाइन है करने के लिए, तो ना ऊपर वाला भी आपके लिए रास्ते खोल देगा। तो इसमें है पूरा दिखाया गया कि कैसे एक पर्सन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाता है, कॉलेज में बैक बेंचर होता है, मस्ती करता है, बर्थडे बर्थडे बम्स और वो सब जो भी हम कॉलेज में मस्ती करते हैं, है ना, क्लासेस बंक करना, वो सब करता है। बट जब वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आता है तो उसको पता चलता है कि यार यहाँ पे ना बहुत ही करप्ट सिस्टम है, और बहुत ही इनजस्टिस होता है यहाँ पे। तो पूरी स्टोरी उसी के बारे में है कि कैसे वो इनजस्टिस को सहन नहीं करता है, और कैसे वो पूरे करप्ट वर्ल्ड से लड़ता है, क्योंकि वो सच्चा है और उसको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है। वो यूनिवर्स क्या है, कैसे उसको सपोर्ट कर रहा है, और वो अपने ड्रीम्स कैसे अचीव करेगा, ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप बुक पढ़ेंगे। बट रही बात मेरे को ऑथर की, कनिका हुक्मानी नाम है उनका। उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था ज्वाइन करने के लिए, बट आई थिंक शी इज बिजी। और ओके। वो ऐसे टच में आई, वो मेरी कॉलेज मतलब कॉलेज में थी मेरे साथ। ओके। और जब मैंने ये अनाउंस किया था कि मेरे फेसबुक मतलब अकाउंट पे कि मैं इस बुक को लेके आ रहा हूँ और इन प्रोसेस है, बहुत जल्दी आएगी, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि यार मुझे भी इंटरेस्ट है लिखने में, क्या तुम मुझे भी साथ में ले सकते हो क्या। तो उन्होंने अपनी मुझे जब राइटिंग शेयर करी ना, तो मुझे इतनी डेप्थ किसी और की राइटिंग में लगी नहीं जितनी उनकी राइटिंग में थी। तो मैंने उनको लिया और साथ में, और हम दोनों ने जो मिलके मतलब उनके आने से जो बुक में चार्म आया ना, शायद मैं अकेला नहीं कर पाता। राइट। तो ये पूरा जर्नी रहा है बुक का। वाओ। और वो कहते हैं ना कि डेस्टिनी रहती है, अगर आपको किसी से किसी को मिलवाना रहता है या चीजें होती रहती है तो आप मिल ही जाते हैं अल्टीमेटली उस इंसान से। देखिए आप भी जैसे कनिका जी से मिले और उसके बाद उन्होंने आपको कॉपी सेंड की और आपको लगा कि हाँ यार ये पर्टिकुलरली मेरी बुक में आनी चाहिए, एंड आई थिंक वो हाँ होना जी, ही था, इस वजह से वो हुआ। बिल्कुल सो बिल्कुल। रमेश जी, आपकी जो बुक है दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेथ ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, ये लोग कहाँ पढ़ सकते हैं और कहाँ से इसको
खरीद सकते हैं पढ़ने के लिए? ये अमेजन पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अमेजन अवेलेबल है, और आपको गूगल बुक्स पे मिल जाएगी, किंडल स्टोर पे मिल जाएगी। आप जस्ट सर्च करिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, आपको अमेजन पे दिख जाएगी। ओके ओके। और क्योंकि अब हम जब बुक्स की बात कर रहे हैं, तो जब भी हम एक बुक लिखते हैं तो हम लिख देते हैं, उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ कोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। सो जी। हाउ लाइक आपको क्या लगता है कि पब्लिकेशन हाउस किसी भी बुक को लॉन्च करता है, किसी भी बुक को अपने पब्लिकेशन हाउस से लेके आता है, तो कितनी इंपॉर्टेंस रहती है उस पर्टिकुलरली उस पब्लिकेशन हाउस की, या क्या एक इम्पॉर्टेंट रहता है एक बुक को अच्छे पब्लिकेशन हाउस से लॉन्च होने का? क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है कि क्या पब्लिकेशन हाउसेस जो रहते हैं किस तरीके से वर्क करते हैं। क्योंकि आप एक ऑथर है तो आई थिंक सभी लोग जो भी इन फ्यूचर अगर बुक लिख रहे हैं या लिखना चाहते हैं, तो किस तरीके से फिर पब्लिकेशन हाउस जो है वो काम करती है, मदद करते हैं ऑथर्स की? जी। पब्लिकेशन हाउस एक्चुअली दो टाइप के होते हैं। एक होता है सेल्फ पब्लिशिंग। सेल्फ पब्लिशिंग ऑथर मतलब कि आप किसी पब्लिशर के पास जा नहीं रहे हैं, आप पैकेज ले रहे हैं किसी से। ऑलरेडी बहुत सारे पब्लिशिंग कंपनीज अब आ चुकी हैं, है ना, लकीली। और अभी ऐसा है कि अभी राइटर्स को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका ड्रीम है कि आपको राइटर बनना है, ऑथर बनना है, तो आपके पास स्टोरी होनी चाहिए, एक अच्छा यू नो आप क्रिएट करें स्टोरी और बुक के फॉर्म में लेके आए, वो कैब के ऊपर काम करें, एडिटिंग के ऊपर काम करें, और उसके बाद आप जो है पब्लिशिंग हाउस को दे दें। मैं ट्रेडिशनल पब्लिशर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो मॉडर्न आ चुके हैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो लोग आपसे कुछ पैकेज, आई मीन कुछ चार्जेस लेंगे अपने, और आपकी बुक पूरा एडिटिंग से लेके बुक कवर डिजाइन और अंदर का पूरा इंटीरियर डिजाइन, यू नो, और क्या टाइटल तक वो सजेस्ट करते हैं। वो अलग अलग उनके पैकेजेस होते हैं। तो आज अगर कोई अभी राइटर बनना चाहता है तो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है जितना पहले था। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी स्टोरी अच्छी है और आपको लगता है, कॉन्फिडेंट है अपनी स्टोरी में, तो गो फॉर द ट्रेडिशनल पब्लिशर। वो बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि वो बहुत फेमस पब्लिशर्स होते हैं और वो किसी की सबकी स्टोरी सिलेक्ट नहीं करते। राइट, आप उनको अपनी स्टोरी लेके जाएंगे और बोलेंगे साहब हमें पब्लिश करवा दीजिए, तो वो उनको अगर अच्छा लगेगा तो ही वो पब्लिश कराएंगे। अच्छा। ऑन द अदर हैंड जो सेल्फ पब्लिशिंग है वो तो क्या है, आप पैसा दीजिए, पैकेज खरीदिए और आपकी बुक आ जाएगी। ओके ओके, इट गोज लाइक दैट। ओके, बहुत या बहुत अच्छा। और हमारे एक लिसनर है, उनका एक सवाल आया है कि कनिका जी से आपकी मुलाकात का क्या किस्सा है? आपको क्यों लगता है कि कनिका जी जो को भी शामिल करना चाहिए लिखने के लिए? प्लीज बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे मैंने बताया कि कनिका जी ने मुझे फेसबुक के थ्रू कांटेक्ट किया। हम कॉलेज में साथ में थे बट हम अलग अलग सेक्शंस में थे, तो कभी बात नहीं हुई थी। हाँ, जानते थे कि वो कनिका है, मैं रमेश हूँ। तो उन्होंने मुझे, जब मैंने पोस्ट किया था फेसबुक पे, तो उन्होंने मुझे मैसेंजर पे मैसेज डाला, हमारी बात हुई, उन्होंने मुझसे मेरा नंबर लिया। उसके बाद जब मुझे उनकी राइटिंग मैंने पढ़ी, उनके ब्लॉग्स पढ़े या उनकी और जो शॉर्ट स्टोरीज उन्होंने लिखी थी, तो मुझे, जैसे मैंने बताया, उनकी स्टोरी में ना, उनकी आई मीन राइटिंग में बहुत डेप्थ लगी। किसी भी राइटर के लिए सक्सेसफुल होने के लिए आपकी राइटिंग में डेप्थ, डेप्थ का मतलब ये होता है कि गहराई होनी चाहिए, नो, ऐसा नहीं कि बस जस्ट लिखने के लिए लिख दिया है ना। अगर आप भी उनका ये अपना इंस्टा पे हैं वो, अगर आप उनके थोड़ी कभी पोएम्स पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ये इसको बोलते हैं राइटिंग। तो मुझे ऐसा लगा, वो भी बहुत स्पिरिचुअल है मेरी तरह। वो गीता पढ़ी हुई है वो, आई मीन आज की डेट में तो बहुत बड़ी बात है ना, मैंने जैसे बताया। हाँ हाँ, हाँ हाँ पहले हाँ। तो हमारे बाप दादाओं में तो पढ़ी हुई है, बट आज की जनरेशन में पढ़े होना और सारी स्टोरीज याद रखना, है ना, और उसको रियल वो लाइफ इनको, में हाँ, अप्लाई बहुत करना, राइट। तो वो उनमें क्वालिटी है। तो इसलिए मुझे लगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो हमने डिस्कस किया और हम 3 महीने कंटिन्यू रात को 3-3 बजे, 4-4 बजे तक कॉल पे होते थे, स्टोरीज चैप्टर्स डिस्कस करते थे, कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए। तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, और उनके बिना ये बुक ऐसी बन नहीं पाती जैसे अभी है। ओके। ठीक है। राइट राइट, एब्सोल्युटली। तो आई थिंक उनका एक महत्वपूर्ण पार्ट रहा है पूरी बुक को लिखने में, और ऑफ कोर्स आपकी को ऑथर भी हैं। ओके, तो विकास सर यहाँ हैं, वो लिख रहे हैं हाय रॉकी। ओके, सो आपका नाम रॉकी है यहाँ यहाँ सर सर ने लिखा है हाय रॉकी, विकास सक्सेना हियर। ओके, तो विकास सर है और ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छे, और आपको हाय कह रहे हैं रॉकी जी। ओके, तो रॉकी हाँ, जी हाय। क्योंकि बेसिकली भोपाल से ही है, एंड
अभी मुंबई में शिफ्ट है। रॉकी जी, ओ रॉकी जी कह रही हूँ मैं, आई एम सो सॉरी। रमेश जी, हमें ये बताइए आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए रमेश जी, ये एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो काफी अलग है। आप एक बैंकर हैं, आप दिन भर बैंक में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, आपका काम बहुत अलग है। और बीइंग अ राइटर इज, आपको बोलते हैं ना, कई बार आपको थॉट्स के लिए एक पीस चाहिए रहता है, एक स्टेट ऑफ जी माइंड चाहिए रहता है। तो आप जी। कैसे मैनेज करते हैं उसको रमेश जी? देखिए मैं एक चीज बताऊंगा इसके लिए, जो भी होता है ना, मतलब हम जो भी सोचते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव ना, वो सब हमारे माइंड में होता है। जैसे मैं मुंबई में हूँ, ठीक है, और हाँ। बहुत ट्रैफिक है या बहुत यहाँ पॉपुलेशन है, लोग आसपास हैं, बट जब भी मुझे लिखना होता है ना, इवन मैं अगर भीड़ में भी हूं ना, तो आई इमेजिन कि मेरे साथ में कोई नहीं है। आई जस्ट क्लोज माई आईज और मैं सोचता हूँ कि मुझे क्या लिखना है। सपोज मुझे किसी कैरेक्टर के बारे में लिखना है, लाइक जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अभी एक वेब सीरीज की स्टोरी के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल। मुझे कैरेक्टर्स डेवलप करने हैं। अगर मैं किसी कैरेक्टर के बारे में सोच रहा हूँ, तो भले मैं लोकल ट्रेन में सफर कर रहा हूँ, बट मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि यार वो क्या करेगा इस सिचुएशन में, और मैं पेन और कॉपी मेरे हाथ में होती है और मैं उसमें लिखता हूँ क्या ऐसा है। तो मैनेज, ऑब्वियसली मैनेज करना मुश्किल है टाइम मेरे लिए, क्योंकि मॉर्निंग 8 बजे से मेरा दिन चालू होता है, आई मीन ऑफिस की बात बता रहा हूँ, और राइट। रात को 9 बजे खत्म होता है। तो ऑब्वियसली मुझे अगर कुछ अलग करना है, या तो मैं यही लाइफ एक्सेप्ट कर लूं और चलता जाए, क्या चलो यार बिल्कुल। जॉब चल रही है, क्या दिक्कत है कुछ करने की, है ना। तो हम्म। मुझे लगा यार कुछ करना चाहिए, और राइटिंग मेरा पैशन, उसको छोड़ना नहीं है मुझे। तो मैंने नींद सेक्रीफाइस करी। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, 6 o'clock, 5:30, या जब भी टाइम मिले। आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, मुझे रात को बहुत देर तक जगना पसंद नहीं है। पसंद ये तो नहीं है, आज आपका बिल्कुल। शो है तो मैं जग रहा हूँ, अदरवाइज मैं 10:30 बजे सो जाता हूँ। तो ऐसा है, मॉर्निंग में उठ के मैं टाइम अपना डिवोट करता हूँ। एक चीज मैं शेयर करूंगा सानिया जी, जो बिल्कुल। स्टूडेंट्स भी हैं या फिर और लोग हैं जो अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, बट टाइम की कमी की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी। हम्म। सबके पास 24 घंटे मिलते हैं, राइट। तो हम्म। किसी को ऐसा तो नहीं है कि 25 या 26 मिल रहे हैं या ज्यादा टाइम मिल रहा है। तो आर्नोल्ड करके एक बॉडी बिल्डर है और एक्टर भी हैं हॉलीवुड के, उनका मैं एक बार इंटरव्यू सुन रहा था यूट्यूब पे। वो बोले कि आप भले जो भी आपको पसंद है, चाहे आपको बॉडी बिल्डिंग पसंद है या आपको गाना पसंद है या बोलना पसंद है, तो वो आप ऐसा मत सोचिए कि मुझे एक दिन में 4 घंटे देना। अगर आप टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो आप कितना भी कम प्रोग्रेस हो वो करिए, भले आधा घंटा दीजिए एक दिन में। तो महीने में आपने 15 घंटे दे दिए हैं उसको, है ना, और एक साल में आपने 180 आवर्स ऑलरेडी उसको डेडिकेट कर दिए हैं। तो ये ओवर द टाइम ना, 3-4 सालों में बहुत बड़ा टाइम बन जाएगा, और देखते देखते आप वो चीज डेवलप कर लेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। कोई भी अगर चीज अचीव करनी है आपको, तो देर इज ऑलवेज अ हार्ड वर्क, देर इज नो सब्सटीट्यूशन ऑफ हार्ड वर्क, है ना। और आपको टाइम निकालना ही होगा अगर आपको अपने पैशन को फॉलो करना है। नहीं तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, जैसी लाइफ है वैसे चलने दीजिए। सो ट्रू सो ट्रू, ये बिल्कुल आपने सही बात कही कि मतलब वही ना कि फिर तो आप बहाने हो जाते हो सारी। तो फिर एग्जैक्टली exactly. के देख के ये नहीं हो पाया या ये नहीं हो पाया, अपने सही बात कही। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल आया है कि कभी ऐसा हुआ है कि आप लोकल ट्रेन में हो, आप लिखने में मशगूल हो और आपका स्टेशन निकल गया हो? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। यस रमेश जी बताइए। नहीं ऐसा नहीं हुआ, लकीली। क्यों ऐसा नहीं हुआ है मैं बताता हूँ, क्योंकि लोकल में मैंने बहुत कम अभी ट्रेवल किया है कोरोना की वजह से। हम लोग अच्छा। नॉर्मली हाँ। कार पूल कर लेते हैं, और दो तीन लोग, 3-4 फ्रेंड्स लोग जो सेम ऑफिस में ही है, सेम सोसाइटी में है, हम लोग कार पूल करके जाते हैं। लेकिन मैं उनके साथ एक ही शर्त पे जाता हूँ कि मैं कार ड्राइव नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं कार ड्राइव करूंगा तो मेरे 2 घंटे वेस्ट होंगे, और ये दो वेस्ट हो घंटे मैं जाएंगे, हाँ। अपने अपने राइटिंग के ऊपर देना चाहता हूँ। वाह, तो सो इसीलिए ब्यूटीफुल। इसीलिए वो लोग एग्री करते हैं, उनको पता है कि मेरे पैशन है राइटिंग के लिए, तो वो भी मुझे सपोर्ट करते हैं कि कोई बात नहीं, हम ड्राइव कर लेंगे। क्या बात है यार, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड वाओ, लाइक आप 2 घंटे भी आप ना वेस्ट नहीं करना चाहते। मतलब होता है ना कि ठीक है आज ड्राइव कर लेंगे, बट आई थिंक वो आपका पैशन है, आपको लिखना है इस वजह से। एंड सर, क्योंकि लाइक बीइंग ऑथर इज अ वन थिंग, एंड जब हम स्क्रिप्ट राइटिंग की बात करते हैं, और जैसा कि आप स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हैं, जी तो वो उसमें क्या बेसिक डिफरेंस या पर्टिकुलरली चीजें रहती हैं अलग अलग? मैम, बहुत डिफरेंस है। सबसे पहले अगर आप बुक की बात करेंगे,
तो बुक आज की डेट में मैंने बताया बहुत इजी हो चुका है। इजी एज इन बुक आना इजी हो गया है ना, मतलब लिखना वो आपके ऊपर है कि आपके अंदर वो टैलेंट है कि नहीं है, इंटरेस्ट है कि नहीं है, मेन चीज है। मैं हमेशा से ऐसा बिलीव करता हूँ कि हार्ड वर्क जो है ना, अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आप टैलेंट को बीट कर सकते हैं, है ना। टैलेंटेड जो लोग हैं वो कैसे टैलेंटेड बने, वो हार्ड वर्क करके ही बने ना, है ना। राइट। तो हाँ। ऑब्वियसली आपके पास टैलेंट होना चाहिए लिखने के लिए, बुक चाहे वो बुक क्यों ना हो। लेकिन जब हम स्क्रिप्ट की बात करते हैं, स्क्रिप्ट मतलब किसी मूवी की स्क्रिप्ट, या जैसे मूवी के राइटर्स होते हैं डायलॉग्स लिखते हैं या फिर वेब सीरीज लिखते हैं, आजकल वेब सीरीज बड़ा चल पड़ा है। तो मैं एक चीज बता दूं कि हमारे जो बॉलीवुड है, हमारा बॉलीवुड ना, आपने देखा होगा कि बहुत सारी साउथ की मूवीज कॉपी करते हैं, या कॉपी एज इन उसका रीमेक करते हैं, या हॉलीवुड से रीमेक बनाते हैं। क्यों? रीजन बीइंग हमारे पास बॉलीवुड में ना अच्छे राइटर्स नहीं है, स्क्रिप्ट राइटर्स है नहीं, राइट। तो रीजन बीइंग के किसी ने इस तरफ इतना ध्यान दिया नहीं, और राइटर्स को पहले उतना क्रेडिट मिलता नहीं था इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में। अभी अभी एक स्क्रीन राइटर एसोसिएशन बन चुका है, जिसके अंदर राइटर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। उसमें बोला जाता है भाई मिनिमम इनको इतना अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा, अगर ये स्टोरी, स्क्रिप्ट या डायलॉग तीनों अलग अलग चीजें लिखते हैं तो। लेकिन वो चीज बहुत ही जैसे आप बोल सकते हो ना, पीएचडी है राइटिंग की। जैसे आप राइटिंग, आपने एक पोएम लिख ली, आप शॉर्ट स्टोरी अपने शौक के लिए लिख ली, वो एक अलग चीज है। बट अगर आप जब प्रोफेशनल जाते हैं, जब आप किसी मूवी या किसी वेब सीरीज के लिए लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप प्रोड्यूसर को पिच करेंगे, जो भी प्रोड्यूसर वो मूवी बनाएगा, आप उसको स्टोरी लेके जाएंगे, सर ये मेरी स्टोरी है। तो आपके पास ना इतना टाइम नहीं होता, आपके पास 2 मिनट होते हैं। 2 मिनट के अंदर उनको कन्विंस करना है कि मेरी स्टोरी में यह है सर। उनको अगर अच्छा लगेगा तो वो आपके आगे बात सुनेंगे, अदरवाइज आपको नमस्ते बोल देंगे। तो उसके लिए बहुत स्किल्स चाहिए, जो कि ट्रेनिंग से आती हैं, प्रैक्टिस से आती हैं, हार्डवर्क से आती हैं, जो कि मैं अभी डेवलप कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि एक वेब सीरीज के ऊपर काम चल रहा है। मतलब जो मेरी मेंटर हैं, वो मेरी मेंटर जो है वो भूल भुलैया, हंगामा 2, भागम भाग ऐसी मूवीज के स्टोरी और डायलॉग्स लिख चुकी हैं। तो उनसे हमारा मेंटरिंग सेशन चलता रहता है। तो लकीली होपफुली एक अनदर 1.5 ईयर में शायद मेरी लिखी हुई एक वेब सीरीज आपको भी हम आज स्क्रीन आपको पे देखेंगे, राइट, आपको हम स्क्रीन पे नहीं, मेरा नाम देख सकते हैं स्क्रीन पे। मैं वही मैं कह रही हूँ, आपका नाम स्क्रीन पे। और रमेश जी, मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि अब पर्टिकुलरली मेरे ख्याल से ऑडियंस भी ये हो गई है कि किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है। पहले लोग इतना ध्यान नहीं देते थे, पर अब लोग ध्यान दे रहे हैं किसने प्रोड्यूस किया है, किसने लिखी है, किसने डायलॉग्स जी लिखे हैं। जी मतलब बेसिकली द यूथ इज लाइक इंटरेस्टिंग इन नोइंग कि भाई किसने क्या लिखा है, और मतलब एग्जैक्टली ये सारी चीजें। एंड अभी सभी लोग हमारे सारे लिसनर्स, अब आप रमेश जी से अपने सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। ओके, तो यहाँ ढेर सारे कमेंट आ गए, मैं जल्दी से कमेंट पढ़ सकती हूँ। जिंदगी की डायरी लिख रहे हैं, राइट, हार्ड वर्क वेरी इंपॉर्टेंट। विकास सर लिख रहे हैं, गो अगेन कॉलिंग यू रॉकी। ओके। अनिल जी लिख रहे हैं कि एक बुक को लिखने, ओके, तो ये एक सवाल है कि एक बुक को लिखने से लेकर पब्लिश करने में करीब कितना खर्चा आता होगा, मिनिमम कितनी बुक आपको पब्लिश करनी पड़ती है, ऐसा कुछ बताइए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कितनी पब्लिश करनी पड़ती है। और खर्चे की जहां तक बात है, जैसे मैंने बताया, ट्रेडिशनल जो पब्लिशर है ना, वो तो कुछ पैसा लेते ही नहीं आपसे। अगर आपकी स्टोरी अच्छी है ना, और आपने हार्डवर्क किया है, आप परसिस्टेंट है। परसिस्टेंट मतलब आप बार बार उनके पास जा रहे हैं, उनको कन्विंस कर रहे हैं, लाइक अ सेल्समैन अगर आपकी किस्मत चमक गई तो आपको कुछ पैसा देना नहीं है, उल्टा आपको पैसा मिलता है उनसे। आपने बागबान मूवी देखी होगी ना सबने, हाँ जी। जैसे उसमें अमिताभ बच्चन को चेक्स मिलते हैं, वो बुक लिखते हैं, तो वो एक्चुअली ट्रेडिशनल पब्लिशर है, राइट। कि जब आप अपनी स्टोरी उनके पास ले गए, उनकी स्टोरी पसंद आई और आपकी बुक्स बिकने लगी। उनकी बुक्स बिकेंगी ही बिकेंगी, क्योंकि बहुत बड़े पब्लिशिंग हाउस है, पूरा मार्केटिंग का खर्चा वही करते हैं। अगर आप सेल्फ पब्लिशिंग के लिए जाएंगे तो मार्केटिंग का खर्चा भी आपका। और हम क्या है, हम एक इंडिविजुअल होते हैं, तो हम उतना ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते जितना कंपनी कर सकती है मार्केटिंग के ऊपर। तो बेस्ट सजेशन यही है कि आप ये सब कमर्शियल्स में मत घुसिए, आप अपनी स्टोरी राइटिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है ना, और आपने थोड़ी मेहनत करी है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो डेफिनेटली अपने आप आपकी बुक आ जाएगी, और आपको कुछ पैसा देना नहीं पड़ेगा, उल्टा आपको पैसा मिलेगा।
दिस इज समथिंग जो काफी सारे लोगों को नहीं पता होता है। और रमेश जी, जैसे कई बार हम देखते हैं कि कई सारे लोग लिखते हैं बट कई सारे लोग कॉपी भी कर देते हैं, और वो एक जो चीज जो चलन में चल रही है वो काफी सारी चल रही है कि लोग कॉपी कर लेते हैं, पर्टिकुलरली किसी भी ऑथर को या किसी भी चीज को। जी। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? लाइक इज दैट, देखिए लीगली तो ऑफ कोर्स वो सही नहीं है, बट कैसे लोग वो सारी चीजें कर सकते हैं कि जिसने वो नहीं लिखी है और उसको अपना कह रहे हैं? देखिए, ये तो अब आपके प्रिंसिपल्स, आपके मॉरल के ऊपर डिपेंड करता है ना। जैसे अगर आप किसी की स्टोरी को या पोएम को खुद का बता रहे हैं, तो आप ये नहीं सोच रहे हैं कि उस बंदे ने, जिसने या बंदे या बंदी ने क्रिएट किया है, उसने कितने हार्डवर्क से या कितने क्रिएटिव दिमाग अपने यूज करके उस चीज को क्रिएट किया है। और मैं ऐसे राइटर्स या ऐसे जो है लोग जो लिखते हैं, जिनका काम चोरी हो रहा है या कोई और कॉपी कर रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं, SWA का मेंबर बन जाइए, स्क्रीन राइटर एसोसिएशन का। उसमें जरूरी नहीं है जो मूवीज के लिए लिखते हैं वही मेंबर बन सकते हैं, आप मेंबर बन सकते हैं। अराउंड 3,500 या 4,000 कुछ 3 साल की मेंबरशिप है। उसमें आप कुछ भी लिखेंगे ना सानिया जी, वो रजिस्टर हो जाता है, वो कॉपीराइट हो जाता है। अच्छा। अगर उसको कोई कोई भी कॉपी करेगा तो आप उनके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं, लीगल एक्शन। ओके। ओके, उसके दैट ऊपर दैट इज उनका समथिंग स्टैंप गुड। मार्क आ जाता है, SWA का स्टैंप मार्क आ जाता है। दैट अच्छा। इज, इट इज कॉपीराइटेड। या ओके, दैट इज गुड। ये काफी अच्छी चीज है, एक अच्छा पहल है कि कॉपीराइट चीजें आने लगी है, क्योंकि ये काफी जरूरी था, मुझे ऐसा लगता है। तो रमेश जी, हम चाहेंगे कि क्यों ना आप कुछ अगर हमें सुनाएं, नॉट लाइक अगर आपकी बुक से हो एक, अगर तो वो, नहीं तो फिर कोई भी आपकी लिखा हुआ कुछ भी अगर आप छोटा सा हमें सुनाना चाहे तो। हाँ, जरूर। मैं अपनी बुक से रिलेटेड कुछ जो उनमें स्टोरीज हैं, उसमें से ठीक है। वन ऑफ द स्टोरीज मैं बताऊंगा। ओके। जैसे हमने सबने अगर देखा हो या कहीं पढ़ा हो, भस्मासुर थे एक, है ना। भस्मासुर, हाँ वो जी, हाँ हाँ। भस्मासुर, वो ना, उन्होंने बहुत शिव जी की तपस्या की थी। और जो है, उन्होंने वरदान मांगा था, बहुत सालों तक तपस्या करके वरदान मांगा था कि मुझे अमर बना दो। तो शिव जी ने बोला कि आप अमर नहीं, शिव जी प्रकट हुए वहां पे उनके सामने, और उनको बोला कि आप अमर, मैं ये वरदान नहीं दे सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कुछ और मांगिए। तो फिर वो सोच समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या मांगू, बड़े से आप उनको बेवकूफ टाइप के बोल सकते हाँ। हैं, उनको थे, उनके दिमाग नहीं था उनके पास। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मुझे सबसे शक्तिशाली बना दीजिए, मुझे शक्ति दे दीजिए। तो शिव जी ने पूछा आपको क्या शक्ति चाहिए? तो उन्होंने बोला मुझे ना ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। अच्छा। हाँ जी। तो शिव जी ने बोला तथास्तु, कि भाई आपको मिल गया ये वरदान। तो वो पागल क्या करने लगे, वो जानवरों के ऊपर हाथ रख के उनको मारने लगे, जस्ट अपना टेस्ट करने के लिए। और शिव जी को बोला कि आप कहीं जाइए मत, यहाँ बैठिए, मैं पहले अपना टेस्ट करके आऊंगा कि आपका वरदान काम भी कर रहा है कि नहीं, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे। वो शिव जी को ही झूठा समझने लगा। तो वो जाता है जंगल में, जानवरों के ऊपर हाथ रखता है, और सब लोग भस्म होते जाते हैं। तो फिर वो लौट के आता है शिव जी के पास। वो बोलते हैं हाँ, आपका वरदान काम कर रहा है, लेकिन मैं अभी तक जानवरों पे काम कर रहा था, मैं अभी देखूंगा कि ये इंसानों के ऊपर भी काम करता है क्या। तो वो जाता है दूसरे गांव में, वहां ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे होते हैं, हवन कर रहे होते हैं, उनके ऊपर हाथ रखता है, तो वो भी भस्म हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत से बेकसूर जानवरों को, इंसानों को मार डालता है, और उसके बाद वो अपने आप को भस्मासुर कहलाने लगता है। वो इतना मूर्ख होता है कि बाद में शिव जी के पास आता है और बोलता है अब तो मैं, मतलब सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली हूँ, और मुझे कोई भी मार नहीं सकता, मैं सबको मार सकता हूँ। तो वहां से उस टाइम पे शिव जी की पार्वती जी गुजर रही होती है। तो उनको देख के वो बोलता है कि ये बहुत ही सुंदर है, क्यों ना मैं शिव जी को ही खत्म करके मैं इनको अपनी बीवी बना लूं। ओह, अच्छा। हाँ, हाँ हाँ। हाँ जी। तो वो जैसे शिव जी तो अंतर्यामी, उनको सब पता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। वो तो अपने आराम से बैठे हुए हैं, है ना। ये सब चीजें ना ब्रह्मा जी और विष्णु जी देख रहे हैं। ठीक है। तो ब्रह्मा जी विष्णु जी को बोलते हैं कि आपके प्रकट होने का समय आ चुका है, क्योंकि शिव जी कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने तो वरदान दिया है, इसीलिए तो उनको भोला बोला जाता है। हाँ, वही जो भी वही उनकी वही। तपस्या करे, वो भोले हैं बड़े, और खुश हो जाते हैं जल्दी, और दे देते हैं कि चलो भाई। हाँ, तो जब ब्रह्मा जी विष्णु जी को बोलते हैं कि आपके प्रकट होने का समय आ गया है, तो विष्णु जी मोहिनी का रूप लेते हैं, बड़ी सुंदर सी लड़की मोहिनी का रूप लेते हैं, और उसके सामने आ जाते हैं, और डांस करने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं, नाचने लगते हैं। तो वो उनको देख के भी मोहित हो जाता है वो भस्मासुर।
और बोलता है अरे वाह कितनी सुंदर स्त्री है, मैं इसको अपनी बीवी बनाऊंगा। तो वो उसको बोलता है कि तुम मेरी बीवी बनोगी। हम्म। तो विष्णु जी होते हैं वो एक्चुअली में, है ना, मोहिनी। तो वो बोलते हैं कि आप मोहिनी रुक्मिणी। वैसा ऐसा करिए जैसा मैं बोलती हूँ, मैं उसी को अपना पति बनाऊंगी जो मेरे जैसा नाच सके। हम्म। तो अच्छा। उसने बोला ठीक है मैं नाचूंगा, मुझे नाचना आता है। तो मोहिनी बड़े ही सुंदर नृत्य करती है, डांस करती है, नाचती है अलग अलग मूवमेंट के साथ। तो वो भी वैसे ही करने लगता है। तो वो मोहिनी अपने सर के ऊपर हाथ रख देती है, तो भस्मासुर ओ। भी अपने सर के ऊपर हाथ रख देता है और भस्म हो जाता है। हम्म। तो कहने का मतलब ये स्टोरी बुक में क्यों है, इसका बुक की स्टोरी के साथ रिलेशन है, रियल लाइफ के साथ। कि हम्म। हमारे पास जब पावर आ जाता है, जैसे मान लीजिए आप अपनी जॉब में पदोन्नति कर रहे हैं, प्रमोशन ले रहे हैं, या फिर आप बिजनेस में बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच गए हैं, तो आपके अंदर ना घमंड आ जाता है। आपको लगने लगता है मैं ही सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। या इंस्टाग्राम पे आपके 1 लाख फॉलोअर हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि इंस्टाग्राम का राजा मैं ही हूँ, है ना। राइट। राइट। तो हाँ। क्या होता है ना, ये चीज बहुत गलत हो जाती है और फिर आप अपने आप को गलती कर लेते हैं सबसे पावरफुल मानने की, हम्म। और वहीं आपका अंत चालू हो जाता है। हम्म। अभी रावण है, रावण सबसे बड़े भक्त थे शिव जी के, बट हम्म। उनका भी पतन हुआ ना। उनके पतन का सबसे बड़ा कारण यही था कि उनके अंदर घमंड था। ये घमंड था कि मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं है शिव जी का, और इसी घमंड के कारण उन्होंने शिवलिंग तोड़ा था। ये अलग कहानी हम्म। है ना, ये मैं बताऊंगा नहीं अभी। तो ये हम्म। उन्होंने शिवलिंग तोड़ा था अपने घमंड के कारण, तो अल्टीमेटली उनका पतन हुआ ना। तो कितनी भी आप ऊंचाइयों पे पहुंच जाइए, सक्सेसफुल बन जाइए, बट हमेशा डाउन टू अर्थ रहिए। ये एक स्टोरी है बुक की। हाँ, सो नाइस। बहुत ही बढ़िया। एंड आई थिंक आई एम रियली एक्साइटेड टू रीड दैट बुक। एंड बहुत ही अच्छा लगेगा वो बुक पूरी पढ़ के। एंड रमेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके। और अगर एक छोटा सा मैसेज आप सभी लिसनर्स को देना चाहेंगे रमेश जी अपनी तरफ से, तो वो क्या होगा? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो है आप अपने साहित्य को, लिटरेचर को मत भूलिए, उसके साथ जुड़े रहिए। आपको इतनी चीजें सीखने को मिलेंगी, इतना हम बोलते हैं ना, नेट सबके लिए अवेलेबल है, इंटरनेट, पर उसका यूज करना आना चाहिए कि आप उसको यूज क्या करते हैं, आप क्या सर्व करते हैं उसके बिल्कुल। ऊपर, है ना। हम्म। तो ये चीज आपके ऊपर है कि आपको आपको क्या ढूंढना है, उसके ऊपर क्या पढ़ेंगे आप। पढ़ने से बहुत हम्म। कुछ इंप्रूवमेंट होता है, आपके रीडिंग स्किल्स बढ़ते हैं, और आपको ऐसे लाइफ लेसन मिलते हैं। और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ आप इंडियन लिटरेचर पढ़िए, दूसरा कोई लिटरेचर पढ़िए। समय बर्बाद मत करिए, आपका समय बहुत कीमती है। क्योंकि आप जब हम्म। अपने डेथ बेड पे होंगे ना, तो आपको ये लगेगा यार मैंने पूरी लाइफ वेस्ट कर दी, और आपको पता भी हम्म। नहीं आपकी लाइफ कितनी है। मैं नहीं बोल सकता कि मैं राइट। 100 साल जीऊंगा, राइट। तो हम्म। लाइफ हम्म। जब पता ही अनसर्टेन है, तो जो भी आप करना चाहते हैं आप भी करिए ना, ये क्यों सोचते हैं कि मैं कल हम्म। करूंगा। तो प्लीज अपने पैशन को फॉलो करिए, आलसपन छोड़िए, है ना। ऑब्वियसली सोशल मीडिया यूज करिए, बट थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करने के लिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक आपने इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बहुत सारे लोगों को आज सीख दी है, लेसन दिया है। रमेश जी, जाते जाते दो और आखिरी प्रश्न। एक प्रश्न तो ये कि अगर मैं रमेश जी को एक वर्ड में अगर अपने आप को आप डिस्क्राइब करने के लिए कहेंगे, तो आप वो वर्ड क्या होगा? मैं अपनी तारीफ में क्या बोलूं, बट आप बोल सकते हैं कि डिटरमाइंड, यू नो डिटरमाइंड। क्या। हाँ, यस। ओके, दैट्स ग्रेट। और अगर मैं आपसे सामने के रेडियो के लिए एक वर्ड कहने को कहूँ रमेश जी, तो आप क्या कहेंगे? इट्स रियली अमेजिंग, मतलब जो आप कर रहे हैं काम, वो बहुत अच्छा काम है, और इंस्टा पे बहुत ही यूनिक चीज है, और जब भी मैंने आज, जैसे मैंने आपको बताया कि जब सुबह आपसे बात हुई तो मैं फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, तो देवर लाइक कि हम्म। यार रेडियो पे आ रहा है। मैंने बोला हाँ रेडियो पे आ रहा हूँ। तो मैं बोला हम्म। इंस्टा पे भी रेडियो है, तुम्हें पता है? तो हम्म। बहुत से हम्म। लोगों को पता चला आज, तो बहुत से लोग नहीं पता था जिनको। तो ये बहुत ही यूनिक हम्म। चीज है। कीप अप द गुड वर्क। मैं हमेशा आपका 11 बजे वाला शो देखूंगा जरूर, डेली, यू नो और मैं फॉलो करता रहूंगा आपको। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। इट वाज अ प्लेजर कि आप हमारे शो पे आए, और बहुत अच्छा लगा। आपने ढेर सारी बातें बताई, और ऑल द बेस्ट। आपकी जो बुक है ऑफ कोर्स उसको तो मैं पढ़ने ही वाली हूँ। एंड मैं चाहूंगी आने वाले समय पे वही जो हमने बोला ना, स्क्रीन पे आपका नाम देखना काफी जी, लोग पसंद करेंगे। सो बिल्कुल। उसके लिए भी ढेर सारी बधाइयाँ हमारी पूरी टीम की तरफ से। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। इट वाज लाइक अ प्लेजर, एंड वी आर ग्लैड दैट यू वर हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सानिया जी। वन मोर थिंग सानिया जी, जो हमने कमिट किया था कि 3 लोगों को हम बुक प्रोवाइड करेंगे, वो 3 आप नाम मुझे भेज दीजिएगा।
जो भी जिन्होंने भी क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे क्वेश्चंस किए उनको हम बुक भिजवा देंगे। बिल्कुल 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 सर, मैं आपको वो नाम ज़रूर भेज दूंगी। थैंक यू। थैंक यू सर जी, थैंक थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर। यू, बाय। सो आज हमारे साथ थे ऑथर रमेश जी, जिन्होंने हमें लाइफ के ढेर सारे पहलू सिखाए, और पहली बार हमारे शो पे कोई ऑथर आए थे, एंड लाइक आई एम वेरी मच लाइक मुझे इतनी खुशी मिल रही है और एक तरीके से पीस मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, इट वाज रियली अ प्लेजर, एंड आई एम सो लाइक हैप्पी। एंड जितने भी लोग आज पहली बार सान्या के रेडियो सुनने आए, थैंक यू सो मच उनको भी। हम रोज़ ऐसे ही शो करते हैं, इट्स अ रेडियो, 11 बजे से 11:45 तक रोज़ होता है विद डिफरेंट डिफरेंट टीम्स। सो थैंक यू सो मच आप सभी का आने के लिए। मिलते हैं कल आपसे ऑन रेट्रो सैटरडे, तब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, रखिए ढेर सारा अपना ख्याल, और सुनते रहिए आपका रेडियो, सबका रेडियो, द फर्स्ट इंस्टाग्राम लाइव रेडियो शो सान्या का रेडियो। दिस इज सान्या साइनिंग ऑफ विद अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग from the web series Stripling.